गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने फिफ्थ इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव जो है उसको इनाग्रेट किया है। तो इस इनाग्रेशन पर प्रेसिडेंट की एक स्पीच है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख सकते हो। तो जैसा कि प्रेसिडेंट ने बोला है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को सिक्योर किया गया है। आर्टिकल 46 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हमें एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, उनका ध्यान रखना है, उनको डेवलप करना है, उनको सोशल इनजस्टिस से बचाना है, हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। लेकिन इतने सारे प्रोविजंस के बावजूद हम देखते हैं कि ऐसा सोशल इनजस्टिस हो रहा है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो ऐसे सेक्शंस हैं हमारे जिनके लिए प्रोटेक्शंस दी गई हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है और उनको ये ही नहीं पता है कि गवर्नमेंट क्या-क्या इनिशिएटिव्स लेती है उनके वेलफेयर के लिए। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो बोला है कि ऐसे फोरम्स के थ्रू, जो कि जैसे इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव, इन फोरम्स के थ्रू जो है हम ऐसे डिप्राइव्ड सेक्शंस को उनके राइट्स के बारे में हम जो है वो अवगत कराएंगे। ठीक है। तो ये फोरम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ये कॉन्क्लेव जो है वो कौन कंडक्ट करवाता है। तो 2017 में ये शुरू कर किया गया इस इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव को। तो एक फोरम है जिसमें हमारे एससी और एसटी लेजिस्लेटर्स हैं, हमारे स्टेट असेंबली के भी, और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं एससी एसटी कम्युनिटी के, उनका एक फ़ोरम है। वो और डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलकर जो है वो इस फ़ोरम को कंडक्ट कराते हैं और एससी एसटी कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है इसमें। ठीक है। तो हमेशा इसको हाई लेवल पार्टिसिपेशन मिलती है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी 2017 में इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनाग्रेट किया था। तो ये हमेशा हमेशा इसको एक हाई लेवल की जो है आपको रिप्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो एनीवेज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रज्ञता गाइडलाइंस। तो भी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने पार्लियामेंट में कंफर्म किया है कि डिजिटल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2020 में प्रज्ञता गाइडलाइंस को जो है वो इशू किया था, ताकि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये गाइडलाइंस इशू की गई थी। क्योंकि उस टाइम पर कोविड की स्थिति की वजह से स्कूल्स बंद थे और ऑलमोस्ट 24 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल में एनरोल थे। तो उनको डिजिटल एजुकेशन को देखते हुए, उनकी डिजिटल एजुकेशन कैसे करवाई जाए उसको देखते हुए प्रज्ञता गाइडलाइंस को इशू किया गया था। ठीक है। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लर्नर्स के पर्सपेक्टिव से, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से इस गाइडलाइंस को इशू किया गया है कि कैसे वो डिजिटल एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक पूरा रोड मैप दिया गया है कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, जब अगर कोरोना की जो है लॉकडाउन आगे बढ़ता है। तो क्योंकि उस टाइम पर तो नहीं पता था ना कि जुलाई 2020 में कि स्कूल्स अब कब खुलेंगे, तो उसके हिसाब से ही जो है एक रोड मैप बनाकर दिया गया था। इसमें स्कूल हेड्स, टीचर्स, पेरेंट्स, टीचर, एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स सबका जो है वो ख्याल रखा गया था, उनसे यूज़फुल एडवाइस ली गई थी। उसके बाद ही इन गाइडलाइंस को इशू किया गया था। अब इसमें नीड असेसमेंट देखी गई, प्लानिंग की गई और स्टेप्स बताए कि कैसे हम डिजिटल एजुकेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे बच्चों को घर से ही हम डिजिटल एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट कर सकते हैं, साइबर सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, प्रिवेसी मेजर्स कौन से होने चाहिए, फिर बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को हम ऑफलाइन एक्टिविटीज़ के साथ कैसे बैलेंस करेंगे, ताकि जो है ये ना हो कि सारी एजुकेशन के लिए वो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर बैठे रहते हैं। उनकी ऑफलाइन एक्टिविटीज़ भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया था। उसके लिए ही क्या-क्या एरियाज़ कवर किए गए थे, नीड असेसमेंट के क्या-क्या बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और कितना एजुकेशन का आपका टाइम होना चाहिए, स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, इंक्लूसिवनेस कैसे बढ़ाएँ, और ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिविटीज़ को कैसे बैलेंस किया जाए, ये सारा एरिया कवर किया गया था इन गाइडलाइंस में। ठीक है। फिर रिसोर्स कौन से उपलब्ध कराने हैं, कैसे डिलीवरी की जाएगी जो है एजुकेशन की, और कैसे रिसोर्सेज बच्चों तक पहुंचाए जाएंगे, फिजिकल, मेंटल हेल्थ और वेलबींग डिजिटल एजुकेशन के टाइम पर बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाएगा, साइबर सेफ्टी और एथिकल प्रैक्टिसेस को भी कैसे जो है वो अपनाया जाएगा। ये सारी गाइडलाइंस जो है कवर कर रही थी प्रज्ञता गाइडलाइंस। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है G20's ट्रॉयका।
तो इंडिया ने रिसेंटली G20 के ट्रॉयका को ज्वाइन किया है। तो ट्रॉयका क्या होता है G20 में? जो आपका प्रीवियस प्रेसिडेंसी थी जिस कंट्री के पास, वो जिसके पास करंट प्रेसिडेंसी है वो, और जो आने वाले टाइम में प्रेसिडेंसी जिसके पास आने वाली है G20 की, ये तीनों कंट्रीज़ मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रॉयका, ठीक है? तो जैसे आप इसमें देखो कि इससे पिछला अभी तो इंडो आज हमारा जो है दिसंबर 2021 से जो है इंडोनेशिया ने G20 की, जो मतलब कल से जो है जो अभी कल गया है थर्सडे, ठीक है? तो उस दिन से जो है आपके इंडोनेशिया जो है वो G20 का प्रेसिडेंट बना है। तो इससे पहला हमारा प्रेसिडेंट कौन था? इटली, ठीक है? और अब इंडोनेशिया के बाद अगला प्रेसिडेंट कौन होगा? इंडिया, ठीक है? तो इंडिया पहली बार ऐसा होगा कि G20 समिट जो है वो होस्ट करने वाला है। तो ये तीनों कंट्रीज़, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट और फ्यूचर या फिर जो इनकमिंग प्रेसिडेंट है, जब ये तीनों मिल जाते हैं इसको हम कहते हैं ट्रॉयका, ठीक है? तो इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है क्योंकि G20 के में कुछ की समिट में कुछ एजेंडाज होते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपस में ये कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे G20 के एजेंडा में, ठीक है? तो आपको पता है आने वाला जो आपका 2022 है उसमें इंडोनेशिया जो है वो समिट को होस्ट करेगा, और उसका थीम होगा रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है? और उसके बाद 2023 में जो आपकी समिट होगी उसको इंडिया होस्ट करने वाला है। पहली बार इंडिया अपनी कंट्री में G20 को होस्ट करेगा। G20 लीडर्स इंडिया में आएंगे, ठीक है? अब G20 क्या है? वर्ल्ड की 20 लीडिंग और इंडस्ट्रियलाइज्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की एक ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक आपका यूरोपियन यूनियन है। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए इसको बनाया गया है। आपको पता होगा जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 और 1998 के टाइम पर, तब G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया था कि अब हम सिर्फ अकेले ही जो है वो इस ऐसे क्राइसिस को, सिचुएशन को नहीं डील कर पाएंगे। इसलिए हमें G20 जो टॉप की 20 कंट्रीज़ हैं इकोनॉमी वाइज और उनके उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग बुलानी चाहिए। 1999 में वो मीटिंग बुलाई गई। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो G20 जो है वो G7 को एक तरह से एज अ मेन इंस्ट्रूमेंट टू फेस द क्राइसिस बन गया, एक तरह से रिप्लेस कर दिया उसने। G7 का अपना महत्व है, बट G20 जो है वो आपका बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी की जो भी क्राइसिस आता है उसको डील करने के लिए G20 मेन इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। तो आपको पता है 2020 में ये बिल आया था, तब से लटका हुआ है, तब से इसको जो है वो अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। तो लोकसभा ने जो है इस बिल को अप्रूवल दे दिया है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। इसके अंदर एक नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाएगी और एक ऐसी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी जितने भी आपके क्लिनिक्स या फिर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म में जो है पार्टिसिपेट करते हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा इसमें, ठीक है? एक ऐसा अभी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जैसे आपका इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन है, जैसे कि जो आपके इनफर्टाइल कपल्स हैं वो कंसीव नहीं कर पाते, वो मतलब पेरेंट्स नहीं बन पाते, तो आपको डॉक्टर्स जो है हेल्प करते हैं, ठीक है? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन या और टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हेल्प करते हैं। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए कंट्री में ये बिल लाया गया है, ठीक है? तो एक नेशनल बोर्ड बनाया जाएगा जो कि कोड ऑफ कंडक्ट बताएगा कि कैसे जो है जो लोग क्लिनिक में काम कर रहे हैं ऐसे क्लिनिक्स में उनको क्या कोड ऑफ कंडक्ट रखना है, क्या मिनिमम लेवल ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन सी लेबोरेटरी होनी चाहिए, कौन सी इक्विपमेंट होनी चाहिए, कौन सी आपके एक्सपर्ट मैन पावर इन क्लिनिक्स में एम्प्लॉय होनी चाहिए, ठीक है? फिर ऐसे ही स्टेट लेवल पर स्टेट बोर्ड्स और स्टेट अथॉरिटीज़ होंगी जो आपकी 3 महीने के अंदर जो है स्टेट्स को जो है वो नोटिफाई करनी पड़ेंगी। और ये स्टेट बोर्ड जो हैं, ये नेशनल बोर्ड जो है उनकी जो गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट करने में क्लिनिक्स में और बैंक्स में जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है? जीन बैंक्स में। फिर जो है आपके नेशनल रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ जो हैं आपकी, वो भी बनाई जाएगी ताकि एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जा सके ऐसे क्लिनिक्स का, और आपके ये जो जीन बैंक्स या आपके स्पर्म बैंक्स होते हैं इनमें, इनका जो है वो आपका पूरी रजिस्ट्री बनाई जाएगी, एक डेटाबेस बनाया जाएगा, और ये जो आपकी रजिस्ट्री होगी ये नेशनल बोर्ड को भी जो है वो असिस्ट करेगी, ठीक है? अब इसके अंदर ऑफेंसेस भी बताए गए हैं कुछ, ठीक है? अब पता है आपको कि ऐसी क्लिनिक्स में कुछ गलत काम भी होते हैं, जैसे कि आपकी सेक्स सिलेक्शन रिलेटेड जो आपकी कि जिसमें आपको पता है कि गर्ल चाइल्ड को जो है वो अबॉर्ट करा देते हैं कई लोग, ठीक है? तो ये सब प्रैक्टिसेस ना हो तो उसके लिए जो है स्ट्रिक्ट जो है वो
पनिशमेंट्स लाई जा रही हैं इसके अंदर, जिसके अंदर 5 से 12 साल तक की जेल के प्रोविज़न है और 5 लाख से 25 लाख तक के जो है वो फ़ाइन के प्रोविज़न है, ठीक है? तो सिर्फ सेक्स सिलेक्शन बेस्ड क्लिनिक्स जो है सर्विसेज नहीं देते हैं, और भी बहुत गलत काम करते हैं, जैसे कि अबैंडन कर देना, ठीक है? जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है? अभी आपने एक मूवी थी आई थी एक मिमी, आई डोंट नो कि यही नाम है उस मूवी का कि नहीं, ठीक है? तो उसमें भी यही होता है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जो है बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जो है उसके जो जिन पेरेंट्स ने जो है सरोगेसी करवाई थी, या जिन बच्चों जो जिन्होंने पेरेंट्स ने लेना था उस बच्चे को, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है? तो ऐसे चीज़ों में सेलिंग या बाइंग करना, वो एक्टिविटी भी जो है वो गलत है। या फिर ह्यूमन एम्ब्रियोज को इंपोर्ट करना या एक्सप्लॉइट करना कपल्स को या डोनर्स को, ऐसी चीज़ों के लिए जो है वो ऑफेंसेस बनाए गए हैं और उनके लिए इस बिल में सज़ा है, ठीक है? अब बेनिफिट्स क्या हैं? अब ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं पिछले कुछ सालों में। इनफर्टाइल कपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं इन सर्विसेज का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, ये टेक्निक बहुत फेमस हुई है और इसका बहुत यूज़ किया जा रहा है इनफर्टाइल कपल्स द्वारा। तो इंडिया एक ग्लोबल सेंटर बनता जा रहा है ग्लोबल फर्टिलिटी इंडस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है? तो एक मेडिकल टूरिज्म का ये एक आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कपल्स जो है वो बाहर से आ रहे हैं और ये इन सर्विसेज को जो है वो अवेल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब ऑलमोस्ट लगा लो आप 1/10 कॉस्ट पर या फिर हाफ द कॉस्ट पर जो है आपको ये सर्विसेज मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू आप अगर बाहर की कंट्रीज़ में देखोगे तो, ठीक है? अब इंडिया में जो सर्विसेज जो हैं वो क्वालिटी सर्विसेज बहुत कम रेट पर मिलती हैं। बहुत तरह की सर्विसेज जैसे गैमेट डोनेशन, इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन, IVF, ICSI, PGD, जेस्टेशनल सरोगेसी, ये सारी सर्विसेज जो है इंडिया में प्रोवाइड करवाई जाती हैं बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से। इसीलिए अभी तक इसकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं की गई थी और इसलिए इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती थी। तो इसलिए जो है अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक बिल लाया जाना चाहिए जो इस पूरी एक्टिविटीज़ को जो है वो रेगुलेट करे, ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ वेरी गुड थिंग, आपको बहुत प्राउड फील होगा उस चीज़ के लिए। तो इंडिया ने अपनी नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है एक उसको अचीव कर लिया है। तो इंडिया ने प्रॉमिस किया था पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पर कि हम अपनी जितनी भी इंस्टॉल्ड हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से 40% हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज से करेंगे बाय द ईयर 2030। लेकिन हमने नवंबर 2021 में ही इस टारगेट को अचीव कर लिया है, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब याद रखो, बहुत सारी कंट्रीज़, रादर इंडिया को छोड़कर सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी एंड प्रॉमिस्ड जो आप उनकी प्रोमिसेस जो थे, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, उसको अभी तक जो है उसमें प्रोग्रेस वो अच्छी नहीं दिखा पाई है। सिर्फ अकेला इंडिया ही है जिसने इसको अचीव करना तो छोड़ो, ओवर परफॉर्म किया है। 2030 तक हमने प्रॉमिस किया था और हमने उसको 2021 में ही अचीव कर लिया है। इंडिया की जो अभी इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 150 गीगावाट्स के आसपास है, जिसको मैं अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को भी ऐड करोगे तो वो 6.78 गीगावाट्स के आसपास बनती है। तो आप लगा लो कि हमारी टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इस टाइम पर 390 गीगावाट्स है। तो उसकी 156 गीगावाट जो उसका आपका रीन्यूएबल एनर्जी है या नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी जो है वो 156 है, तो उसका कितना बना वो 390 का 156, मतलब एक तरह से 40.1%। तो हमने इसको नवंबर 2021 में ही अचीव कर लिया है, जबकि हमने जो टाइम पीरियड दिया था इसको 2030 तक अचीव करने का दिया था, ठीक है? अब हमारा अगला टारगेट जो हमने अभी COP 26 में जो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने प्रॉमिस किया है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन को एनहांस किया है। अब हम इस 156 को जो है 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी तक पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स इंडिया में जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है एनर्जी के लिए, रीन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो ये टारगेट 500 गीगावाट भी जो है टारगेट अचीव करना इंडिया के जो है वो इंडिया के लिए दूर नहीं है, ठीक है? सो इंडिया ने क्या क्या प्रोमिस किए थे पेरिस क्लाइमेट चेंज में, ये भी देख लेते हैं, ठीक है? तो 3 मेजर प्रोमिस थे जिसको हम नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। 3 वॉलंटरी कमिटमेंट्स थी इंडिया की तरफ से। तो पहला तो ये था कि हम अपनी जो कार्बन एमिशंस हैं उसको 33 से 35% जो हमारे 2005 में लेवल पे जितने हम जो है एमिशंस करते थे उसका 33 से 35% हम कम करेंगे 2030 तक।
और दूसरा हमारा जो हमने अचीव कर लिया ऑफ कोर्स कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को हम 40% तक ले जाएंगे 2030 तक, उसको हमने ऑलरेडी नवंबर 2021 में ही अचीव कर लिया है। और अपने फॉरेस्ट कवर को हम इतना एनहांस करेंगे कि 2.5 से लेके 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो उसमें जो सेकेंड टारगेट है वो हमने सिर्फ 5 साल के अंदर ही उसको अचीव कर लिया है, जबकि हमने उसको 15 साल में अचीव करना था, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ग्लोबल वेल्थ टैक्स। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनमें से एक आपके फेमस इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस पिकेटी, आपने नाम भी सुना होगा। तो उन्होंने अभी एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में बोला है कि जो मल्टी मिलियनियर्स हैं या बिलियनियर्स जो हैं वो उनकी वेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए एक ग्लोबल लेवल पर वेल्थ टैक्स आना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि 2021 में जो ग्लोबल बिलियनियर्स हैं वो 3.5% ऑफ ग्लोबल हाउस होल्ड वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टॉप के जो 0.01% जो लोग हैं उनकी जो ग्रोथ हुई है कैपिटल में या उनकी वेल्थ में, वो अगर 7% थी 1995 में, तो वो बढ़कर अब 11% हो चुकी है 2021 में। तो मतलब इसका हुआ कि मिड 1990, और ये रिपोर्ट और भी चीज़ें कह रही है कि जैसे कि मिड 1990 से रिचेस्ट जो 1% थे वो उस 38% ऑफ वेल्थ की ग्रोथ जो है उन्हीं में देखने को मिली हमें, ठीक है। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 38% वेल्थ उनके पास है रिचेस्ट 1% की। इसका मतलब है कि जितनी भी टोटल वेल्थ में ग्रोथ हुई है उसका 38% जो है वो रिचेस्ट 1% में देखने को मिली है। रिचेस्ट 10% जो थे वो 60 to 80% ऑफ वेल्थ को ओन कर रहे हैं, और पुअरेस्ट जो हाफ है, जो पुअरेस्ट जो लोग हैं वो लेस देन 5% ऑफ वेल्थ पर जी रहे हैं, ठीक है, जो बाकी के पुअर लोग हैं। बॉटम 50% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2% ऑफ वेल्थ को ओन करती है और 8% ऑफ इनकम को ओन करती है, ठीक है। और जो टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन है वो 76% ऑफ टोटल हाउस होल्ड वेल्थ को ओन करती है, और टोटल इनकम का 52% जो है वो कैप्चर करके जो है यही बैठी है टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब विमेन वर्कर्स की भी इसमें जो है वो डिसमल जो है वो आपको जो है पिक्चर दिखाई गई है, जिसमें कहा है कि 1/3 ऑफ टोटल लेबर इनकम जो है वो विमेन को मिलती है और 2/3 जो है वो शेयर मेन जो है वो कैप्चर करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही एक तरह से टेंशन वाला क्राइटेरिया है और हमारे को इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है अब उन्होंने क्या सजेशंस दिए हैं, उन्होंने बोला है कि जो थॉमस पिकेटी जो हैं उन्होंने खासकर ये बोला है कि एक हमें वेल्थ टैक्स लेके आना पड़ेगा इन मल्टी मिलियनियर्स के ऊपर या जो हमारे बिलियनियर्स हैं उनके ऊपर, और ये एक प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मतलब आपकी जितनी वेल्थ बढ़ रही है उतना ही आपका टैक्स रेट जो है वेल्थ टैक्स रेट भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इक्वालिटी लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, अब ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट अब December 7 को आने वाले जो है नेक्स्ट वीक में ये रिपोर्ट आ जाएगी पूरी प्रॉपर, और ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने पब्लिश की है। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में है ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, और ये इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर करती है और एक तरह से ट्रांसपेरेंट मैनर में कंपैरिजंस जो हमको दिखाती है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड लेवल पर इनइक्वालिटी को मेजर कर रही है और एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव जो है हमारे को अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से बनाकर देती है, ठीक है। सो अब हम सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। सो द फर्स्ट टॉपिक इज International Ambedkar Conclave. So recently, President of India has inaugurated this 5th International Ambedkar Conclave. So this conclave is hosted by a forum of scheduled caste and scheduled tribe legislators of the states as well as the parliamentarians of India. This is a special forum of these the legislators of India who represent these two particular communities, and the Dr. Ambedkar Chamber of Commerce. So these two organizations basically cooperate with each other to launch this forum or this conclave. So it was started in the year 2017. The first forum was inaugurated by Prime Minister Modi, and now this 5th International Ambedkar Conclave is being inaugurated by President of India, Shri Ramnath Kovind ji. Okay, so during the addressing of this
conclave, President of India has made some statements, so we have to see that these statements. So he said that several provisions have been made by our constitution to protect the interests of scheduled caste and scheduled tribes. So, like even in Article 46 of our constitution, the it's a directive principle of state policy in which the constitution is directing the Indian state that it should develop some educational and economic interests of SC and ST communities with special care, so that the state shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. So, apart from the DPSPs, there are certain other provisions, like even in the fundamental rights, that our SC and ST population must be prevented from all forms of exploitation. You know that abolition of untouchability is also there. So, the President of India is saying in this speech that despite all such assurances, we see daily that there are certain forms of discrimination against these two communities. So, what is the reason behind it? So, he is saying that these deprived sections are actually not aware about their own rights and the government initiatives for their welfare. So, it is important that such forums like International Ambedkar Conclave are held regularly, so that the initiatives taken by the government for the welfare of SC and ST community must be publicized, so that they know about their rights and their and the initiatives of the government. Okay, so so such forums can be utilized to awaken the masses and especially the community members belonging to these to these two specific communities. Okay, so now let us see the next topic, which is Pragyata guidelines. So a question was asked from the Minister of Education regarding what the government has been doing to ensure that digital education amongst the school students do not suffer. So the Minister of Education has replied that Pragyata guidelines were issued in July 2020 to all state governments, so that this digital education can be made smooth and safe for the students. So, what was the need of issuing such guidelines? So, because you know that COVID pandemic, when it started in March 2020, we entered into a lockdown phase and the schools were closed. And in July 2020, we were not very sure as to when these schools would open. We were not having any idea about the vaccination and as to when it will come, or if it will come or not. So at that time, the Ministry of Education circulated this Pragyata guidelines amongst all the state governments. So because almost 240 million children of the country were enrolled in schools, and they were left at the mercy of digital education, and there were no guidelines. There was a vacuum in of policy with respect to digital education at the school level. That's why this Pragyata guidelines became important. Okay, so the significance of these guidelines is that these guidelines were developed from the perspective of learners, that is your students, who were facing adverse situation due to the lockdown, and many of them were not able to access this digital education. Okay, so these guidelines were focusing upon digital and online education, and it provided a roadmap for carrying forward the online education, so as to not compromise the quality of education, and rather use this digital medium as a tool to enhance the quality of education instead. Okay, so these guidelines were prepared using all the suggestions from all the stakeholders, like school heads, teachers, parents, teacher educators, and students. So after that, some areas were covered, like need assessment was made as to who needs these guidelines, who has to implement these guidelines, and there was a specific focus on planning online and digital education. How much should be the duration of the classes online, what should be the maximum screen time, so that the students should not suffer in terms of their health, and how online and offline activities can be balanced, so that the students may not remain confined to their homes. So that's why it was these guidelines were issued. Okay, so these guidelines also offered
measures to ensure physical and mental health and well-being of our students, and how safety and ethical practices must be ensured so that the entire digital education paradigm of students remain safe and secure. So all these areas or all these sectors were covered so that the digital education medium can be made smooth and transparent for the students. Okay, so now let us see the next topic, which is G20's Troika. So India has recently joined the G20 Troika. So what is this Troika? So this is basically a grouping within G20 in which the current, previous, and the incoming presidencies cooperate or collaborate with each other so as to maintain consistency and continuity of the G20's agenda. Okay, so like let me tell you with an example. Like the current president of G20 is Indonesia. It has assumed presidency of G20 just as recently as yesterday. Okay, on 2nd of December, Indonesia has become the latest president of G20. Okay, so before that, Italy was the president, and next after Indonesia, the next president would be India. Okay, so India would be the president of this G20 Leaders Summit for the first time in the year 2023. So the current president, that is the Indonesia, the previous president, that is Italy, and the incoming president, India, these three form the troika of G20. So these three have to cooperate because we have to ensure that consistency and continuity amongst the G20 agenda remains intact, because when the issues which are discussed in G20 are very long term, and we have to ensure that at least these three countries which are involved with the presidency of this G20 remain in touch with each other so as to decide what should be the criteria of discussion in the next leaders summit, and how we have performed over a particular task, and what needs to be done further. So this cooperation between these three countries become very important. Okay, so now India has entered it, and just remember this very important fact, that India will be hosting this G20 leaders summit for the first time in the year 2023. Okay, so in the next year, Indonesia has assumed the presidency of G20 yesterday, and in 2022 it will be holding the next year's summit, and rather the summit of 2022, and the theme for that summit would be recover together, recover stronger. So this is based upon COVID-19 economic slowdown. That's why this particular theme has been adopted. And about the G20, so G20 is a forum that brings 20 leading industrialized and emerging economies of the world. It consists of 19 countries as well as that of the European Union. So that's why it's 19 plus 1, that is G20. Okay, so it is a forum for economic, financial, and political cooperation. So when the G7 countries were meeting in the 1990s, they had a task to handle the Asian financial crisis in 1997 and 1998. That was the time when they decided that there should be a G20 forum which must include the top 20 leading industrialized and emerging economies, and that's why they called for a meeting of G20 finance ministers and central bank governors in 1999, and it was the first time this meeting happened. And after the global financial crisis, the G20 became the main instrument to deal with such economic crisis. Okay, so presidents and heads of states participated in G20 summits after that, and it became a regular affair. Okay, so now let us see the next topic, which is Assisted Reproductive Technology Regulation Bill. So this is a very old bill, rather it was supposed to be passed in the year 2020, but now it has been passed by the Lok Sabha after a delay of almost 1 year. So it is seeking to regulate the assisted reproductive technology which is present in India. So you know about this assisted reproductive technology. So there are certain labs or clinics in which the doctors and their staff help you to conceive a child,
Okay, you may have heard of in vitro fertilization. So infertile couples go in such clinics, and these clinics or these doctors help them to become parents. Okay, so this assisted reproductive technology has been growing leaps and bounds in the country. That's why the government has decided to regulate it. That's why this bill has been brought. Okay, so this bill seeks to establish a national registry and registration authority for all clinics and medical professionals who are serving in this assisted reproductive technology field. So these are the features of this bill. So this bill is envisaging a national board which will lay down the guidelines for the code of conduct which will be observed by the persons who are working at such clinics. Minimum standards or physical infrastructure will be mentioned. Of course, how much infrastructure of laboratory should be there, what kind of equipment should be there, and what should be the qualification of the manpower who are working in these clinics will also be mentioned in this bill. Okay, so states and union territories will have to constitute state boards and state authorities within 3 months after the notification by the central government. So these state boards will help in implementing and following these policies and plans which will be laid down by the national board for the clinics and banks. So these banks are those gene banks or sperm banks in the state. So there will also be a national registry and registration authority which will maintain a central database, and it will assist the national board with information. So after this, all these clinics etc would be registered on this national registry and registration authority, and after with this information, national board will be able to take decisions. Okay, so there are also offenses. You know that in such clinics there are certain offenses which there are certain offenses which are committed in such clinics, like offering sex selection, abandoning or exploiting children who are born through this assisted reproductive technology, selling or buying of children, importing of human embryos, and even the exploitation of couples or donors are covered will be covered into that. Okay, so there will be jail terms. Uh, so there will be jail in case of violation of these provisions. So the jail term is ranging from 5 to 12 years, and even there are fines between 5 lakh to 25 lakh rupees. So this bill is basically regulating this entire ART process. Okay, so what will be the benefit? Because I'm telling you that infertile couples are seeking more and more participation, or they are seeking the help of these ART technologies in the country. It is growing leaps and bounds in the last few years, and India has emerged as the global hub for this fertility industry because it is affordable in India, and that's why it has grown. Even medical tourism has grown in India because of this particular industry. In vitro fertilization has become very famous. There are other services also like gamete donation, intrauterine insemination, IVF, ICSI, gestational surrogacy. So because of the emergence of all these services in India at very low cost, if you compare it with developed countries, India has emerged as the one of the major centers of this global fertility industry. So that's why it was important to bring a bill to regulate this entire industry. Okay, so now let us see the next topic, which is India achieves its NDC. So at COP21, that is the Paris Climate Change Accord, India voluntarily promised, or India made a commitment, that is the nationally determined contribution, that we will be achieving 40% of our installed electricity capacity from non-fossil fuel resources by the year 2030. Okay, but surprisingly, we have achieved this target in November 2021 itself. That is 9 years before the committed period. Okay, so that's a very big achievement for us. You may be knowing that India is the only G20 country which is closer to performing or achieving the its nationally determined contributions, and other countries are underperforming it, and some countries are not even close to what they have promised during the Paris Climate Accord agreement. Okay, so this
uh, there this these are the figures that India's total renewable capacity stands at 150 gigawatts, and if we add nuclear energy to it, it becomes about 156 gigawatts of total non-fossil based installed energy capacity, and total installed energy capacity is about 390 gigawatts. So this 156 comes out to be the 40% of 390 gigawatts. That's why we have been able to achieve this target in November 2021 itself. Okay, so at COP26, you may be remembering that we discussed it last month, that the Prime Minister has promised and he has committed that we will be achieving 500 gigawatts of installed electricity capacity from non-fossil fuel resources. So we have already achieved 156 gigawatts, and in the next 9 years we are going to achieve, or rather overperform, in this 500 gigawatt commitment also. Okay, so a little bit background also is important. So in 2015, we when we signed this Paris Climate Accord, India announced three major voluntary commitments, that we will be improving our emissions intensity. So that it means that whatever we used to emit at 2005, we will reduce it by 33 to 35% by the year 2025. I'm sorry, 2030. Okay, so let's assume, I'm just giving you an example, that in case in 2005 we were emitting 100 tons of carbon emissions, then by the year 2030 we will try that we will reduce that amount to 60 or 65 to 60, let's say 67%. Okay, so we took the target levels of 2005, okay, in the first target. For the second one, we promised that, or we committed that we will be achieving non-fossil fuel based electricity to 40% by 2030. We have already achieved it 9 years ahead of the schedule. And we also promised, or committed, that we will be enhancing our forest cover so that we can absorb about 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide. Okay, so we are performing exceedingly well in all these three targets, and we are going to achieve all these three much before the schedule of 2030. Okay, so now let us see the next topic, which is global wealth tax. So the famous economist Thomas Piketty, you may have heard about him. He has advocated the use of global wealth tax on multimillionaires. So there is a report called World Inequality Report, which will be launched on December 7th, that is next week. And he is one of the authors of this report, and that's why he has advocated that a global wealth tax on multimillionaires should be there, because their income and their wealth is increasing leaps and bounds in the last few years. So he is saying that global billionaire wealth in 2021 is representing 3.5% of global household wealth. Okay, so the top 0.01% have people have seen their incomes rising from 7% of global wealth. I'm sorry, not incomes, their wealth rather. Okay, so their wealth has risen from 7% in 1995 to 11% in 2021. So this report has showcased this data. It will be released, of course, next week. And there are certain other observations. So this report is saying that since mid 1990s, the richest 1% captured about 38% of wealth growth. So it is the growth in the wealth, okay, not the wealth in itself, but the growth in wealth. Okay, so this report also said that richest 10% owned about 60 to 80% of the wealth, and the poorest half owns less than 5% of the wealth. The bottom 50% of global population owns just about 2% of the wealth and 8% of the income, while the top 10% of population owns about 76% of total household wealth and 52% of total income in 2021. So there is also inequality in terms of gender. Women workers are getting just 1/3 of total labor income, while 2/3 of the total labor income is taken by the men. Okay, so that's why not just at the level of uh,
income inequality, there is also gender inequality in terms of income. That's why this Thomas Piketty has suggested that there should be a wealth tax at global level, and this tax should be progressive in structure, so that as and when your wealth rises, the rate of tax also rises. Okay, so uh, this will basically try to at least bring about some forms of equality in the world. So that's why he has suggested it. About the World Inequality Report, so it is published by the World Inequality Lab, which is present at the Paris School of Economics, and this report measures income and wealth inequality. This report also showcases uh, comparative perspective across countries, and this report is providing us a systematic and transparent comparison between the rich and the poor, and how this inequality is affecting the global economic growth. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care. And also remember that we have shared the weekly compilation in the group. So just download that from our group, join Telegram. The link is given in the description below. Okay, so thank you so much.